सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जैसा कि फिजिक्स में जो है हमने 7 क्वांटिटीज पढ़ ली, उसके बाद 2 सप्लीमेंट क्वांटिटीज पढ़ ली, और उसके बाद पहले भी हम लोग रेंज पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ लिया, टाइम के पढ़ लिए, मासेस के पढ़ लिए। तो जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे अमाउंट ऑफ करंट हो, हर चीज का हमको क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है। और साइंस में ही नहीं, हम लोग अपने डेली लाइफ में जो भी चीज सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग हर जगह क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर हम लोग सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कितने पेजेस आए हैं, उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं। दूध लेने जाते हैं तो कितना लीटर दूध लेके आना है, उसका भी मेजरमेंट करते हैं। कितना हमको पानी पीना है, कितना ग्लास पानी पीना है, ये भी हमारा क्या होता है, 3 गिलास पानी पीना है कि 2 गिलास पानी पीना है। तो हमको जितनी भी चीजें हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसके साथ जो है मतलब इंक्लूडेड रहता है। ठीक है। लेकिन जो मेजरमेंट होता है उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। और जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसके साथ हमको कुछ टॉलरेंस और कुछ एरर्स जो है हमको वहां पर देखने को जो है जरूर मिलते हैं। ठीक है। टॉलरेंस बोलते हैं या फिर इसको हम लोग एरर भी जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। सो टॉलरेंस और एरर क्या होते हैं, मेजरमेंट करने से जो हमको गलतियां मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस या फिर एरर बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सिटी है ए से जो है हम लोग बी सिटी तक का डिस्टेंस जो है क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। हमने मेजर किया ए से लेके बी तक के सिटी का डिस्टेंस, और ये मान लो हमारे पास आ गया 100 किलोमीटर। ठीक है कि ए से जो है बी तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब हम लोग एग्जैक्ट पता करना चाहते हैं कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर एग्जैक्ट है कि ये 99 किलोमीटर और कुछ मीटर है, क्या 100 किलोमीटर और कुछ और है। तो हमने और क्या किया, उसका और एकदम जो है क्या किया, एक्यूरेट जो है हमने मेजरमेंट करना चाहा। तो हमको ये पता चला कि इसका जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर और 20 या फिर 200 मीटर। ठीक है। सो देखो, पहले हमारा जो रिजल्ट था वो कितना था, 100 किलोमीटर। अभी जो सेकेंड टाइम हमने रिजल्ट निकाला मेजरमेंट करके वो कितना है, 100 किलोमीटर और 200 मीटर। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमको और एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल रहा है। 100 किलोमीटर के साथ साथ जो है हमको और भी जिस एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा टॉलरेंस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बेसिकली टॉलरेंस या एरर का मतलब होता है जो आप रीडिंग लेते हो उसमें कितना कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भिलाई से रायपुर तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे कि लगभग लगभग 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर से हो सकता है आधा किलोमीटर कम हो जाएगा, या फिर आधा किलोमीटर जो है ज्यादा हो जाएगा। तो यही आधा किलोमीटर कम या आधा किलोमीटर ज्यादा होना क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि ए पर जो हमारा घर है और बी पर जो हमारे फ्रेंड का घर है, उन घर से लेके उस घर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमने और ये एक्यूरेट मेजरमेंट किया और ये हमको मिला 100 किलोमीटर और 222 मीटर, या फिर 200 और ये 200 मीटर मिला, और 22 हमको सेंटीमीटर में मिल गया। ठीक है। तो ये और एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर हमने मिनिमम डिस्टेंस कहाँ तक मेजर कर लिया, 100 किलोमीटर तो हमने मेजर किया ही, साथ ही साथ 200 मीटर भी हो गया, और 22 हमने सेंटीमीटर भी मेजर कर लिया, सेंटीमीटर तक डिजिट को हमने मेजरमेंट कर लिया। तो इसमें टॉलरेंस क्या हुआ, और कम हुआ। तो टॉलरेंस जितना कम होते जाता है, हमारा रीडिंग का जो है प्रिसीजन जो है क्या होता है, उतना एग्जैक्ट जो है होते जाता है। ठीक है। सो एक्यूरेसी क्या है, अब आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको कुछ समझ में आ गया। प्रिसीजन मतलब आप कितना डिजिट तक मिनिमम करेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस अगर आप किलोमीटर में किए पहले केस में, तो ये क्या है, ये जो है कम प्रिसाइज है। लेकिन इन दो, इसको और इस रीडिंग को दोनों की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये हमारे लिए क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें 100 किलोमीटर के अलावा और छोटी डिस्टेंस और ऐड हो गई है।
उसके बाद इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है? ये और बढ़िया है, क्योंकि ये हमको मीटर के साथ साथ सेंटीमीटर में भी हमको रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो जो जितना अच्छा हमको एक्यूरेट रिजल्ट देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। तो प्रिसीजन जो होता है वो डेसिमल के बाद जो है हमको कितना क्लोजेस्ट जो है ट्रू वैल्यू हमको देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे हमको पता है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस ए से लेके बी तक का जो है वो है मान लो 100 किलोमीटर, और उसके बाद 200 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, 230 ये एग्जैक्ट है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पहला वाला ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू है, तो इस पहले वाले रीडिंग में और हमारे ट्रू वैल्यू में कितने का डिफरेंस है? 200 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कम एक्यूरेट है। इसका कंपैरिजन, अब सेकेंड वाले का कंपैरिजन हम लोग इसके साथ करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले वाले से ये वाला क्या है? ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ट्रू वैल्यू ये है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये है। तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ये हमारे लिए और ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग तीसरे वाली वैल्यू को देखेंगे तो 100 किलोमीटर है और 222 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 30। तो इसमें मात्र 8 सेंटीमीटर का क्या है? डिफरेंस है। तो ऊपर के इन तीनों रीडिंग्स में से सबसे एक्यूरेट कौन सा है? तीसरा वाला। ठीक है, सो आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको समझ में आ गया होगा। प्रिसीजन क्या होता है कि हम लोग कितनी छोटी से छोटी जगह तक जो है डेसिमल के बाद जो है हम लोग किसी चीज का मेजरमेंट जो है कर सकते हैं। और एक्यूरेसी क्या होता है? कोई भी ऑब्जर्व वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्यूरेट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, उससे कितना मिलता जुलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। और इरर क्या होता है? इरर का मतलब होता है मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स, उसको बोलते हैं एरर। एरर और टॉलरेंस एक ही चीज होता है। ट्रू वैल्यू से हमारी वैल्यू कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसमें जो भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि जो एरर जो होता है ये कितने टाइप का होता है और क्या इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एरर के हमने टाइप्स कैसे ढूंढे और उसका सॉल्यूशन जो है हमने किस तरीके से किया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक्यूरेसी क्या है? ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कितने नजदीकियां हैं, कितना कम डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जितना कम डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। और कोई वैल्यू डेसिमल के बाद जितने कम डिस्टेंस तक वो मेजरमेंट कर सकता है, मतलब जितना अच्छा, जैसे अगर किलोमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद अगर आप मिलीमीटर तक और रीडिंग को अच्छे से बता देते हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रिसाइज कहलाएगा। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद जो है सबसे छोटे और एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करना, मतलब क्लोजेस्ट मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एरर हैं वो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। द सिस्टमेटिक एरर आर दोस दैट टेंड्स टू वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ऐसे एरर होते हैं जो कि या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जो है होते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लो एरिया का मेजरमेंट करते हैं, तो एरिया का मेजरमेंट करने में क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व होता है? तो पहला तो उसका फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है। तो हो सकता है कि हमारे जो रीडिंग है उसमें एरर जो आ रही है वो हमारे गलत फॉर्मूले के कारण आ रही है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हमको जो मेजरमेंट करना चाहिए था लेंथ का, ब्रेड्थ का, उसको हम लोग प्रॉपर टेक्निक से मेजर नहीं कर रहे हैं। हमको एक रेक्टेंगुलर फील्ड था हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमको लेंथ जो है ऐसा स्ट्रेट में नापना था, लेकिन हम लोग ऐसा तिरछा खड़ा होकर नाप रहे हैं। तब हमारे पास क्या हो सकता है? टेक्निक्स में जो है एरर हो सकता है। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है पर्सनल एरर हो सकता है। ठीक है, हमको रीडिंग देखना नहीं आता होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे आप लोग लैब में एक ही प्रैक्टिकल को कई लोग करते हैं, कई बच्चे करते हैं, वही प्रैक्टिकल है, वही इंस्ट्रूमेंट है, सब चीज सेम रहता है, लेकिन तब भी दो स्टूडेंट्स की जो रीडिंग हो कभी भी सेम नहीं आती। तो वो क्यों होती है? तो हो सकता है एंजाइटी के कारण हो सकता है, या ह्यूमन के उसके जो सेंसर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में वो सारे
वो सारे एरर्स को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जो कि उसके मेजरमेंट के सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो एरर है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो किसी चीज को उसमें हो सकता है एरर है। ठीक है, जैसे आप अपना हाइट नाप रहे हो एक स्केल से, ये ग्राउंड है, यहाँ पर आपका पैर है, आप एक ऐसा स्केल को यूज कर रहे हो जिसमें से 0 से लेके कुछ डिस्टेंस तो गायब है। ठीक है, मतलब उस स्केल का बार बार यूज हो जाने के कारण क्या है कि जो 0 मिलीमीटर है और जो 5 मिलीमीटर है, इतना चीज क्या हो गया, घिस गया है। तो जब आप अपनी हाइट को नापोगे तो आपका 0 कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे, लेकिन उस स्केल में तो 0 गायब हो गया है। तो आपकी रीडिंग फिर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है। तो जब आप मेजर करोगे तो क्या आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 0 तो गायब है, बार बार घिस घिस के कारण क्या हो गया, ये गायब हो गया है। तब आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, गलत आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ स्केल ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्टली 0 से स्टार्ट नहीं होते, पहले जो स्केल जो होते हैं उसमें कुछ खाली जगह होता है, ये खाली जगह है, उसके बाद खाली जगह से 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2। कुछ स्केल ऐसे होते हैं जो कि कुछ खाली जगह देते हैं, स्पेशली जो टैप वगैरह होते हैं, टैप जो रोड मेजरमेंट करते हैं, जो करते हैं ना, उसमें जो है पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया रहता है और उसमें कुछ डिस्टेंस तक कुछ रीडिंग नहीं रहती है, कुछ डिस्टेंस के बाद रीडिंग स्टार्ट होती है। तब हम लोग उसमें मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, जो हैंडल पकड़ने के लिए दे दिया रहता है हम लोग वहां से मेजरमेंट कर देते हैं। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम लोग रीडिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में गलत हो सकता है। जैसे छोटे छोटे जो है साइज को मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, स्क्रू गेज यूज करते हैं। तो आपने अगर लैब में देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, तो उसमें भी दो स्केल होती है, एक नॉर्मल स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। तो किसी भी चीज का जब आप मेजरमेंट करना चाहते हो स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से, तो मेन स्केल और जो सर्कुलर स्केल जो होता है दोनों के 0 एक साथ होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों 0 एक साथ अगर नहीं है तब आपको किसी चीज का जो साइज है वो आपको गलत मिलेगा। ठीक है, या हो सकता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को जो है सुबह मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक डिवाइस लिया आपने और किसी चीज की आपने रीडिंग ली सुबह, अब उसके बाद उसी डिवाइस के हेल्प से जो है आपने रीडिंग ली दोपहर को। तो हो सकता है कि जब आप मॉर्निंग में लोगे रीडिंग और जब आप आफ्टरनून में लोगे तो मॉर्निंग का रीडिंग कुछ और हो सकता है और आफ्टरनून का रीडिंग जो होता है वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें से एक कंपोनेंट जो है टेम्परेचर के कारण अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया, चेंज कर दिया, जिसके कारण से रीडिंग क्या होगी, अलग अलग आ गई। ठीक है, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कई बार आप दुकान जाते हो तो दुकान वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन यूज करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होते हैं वो एक प्रॉपर किसके लिए डिजाइन होता है, प्रॉपर करंट और प्रॉपर वोल्टेज के लिए जो है वो डिजाइन रहता है। आप वेटिंग मशीन देखो ना इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान वगैरह में रहता है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर करंट के लिए और एक पर्टिकुलर वोल्टेज में चलने के लिए डिजाइन रहता है। लेकिन अगर सडनली अगर वोल्टेज कम हो गया या सडनली वोल्टेज ज्यादा हो गया तो वो जो वेटिंग मशीन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन वो भी क्या करता है, वो भी जो है एरर जो है शो करना चालू कर देता है। क्योंकि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा करंट मिलेगा तो वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और अपना रीडिंग जो है वो क्या कर देगा, गलत कर देगा। ठीक है, तो ये जो एरर जो क्रिएट होते हैं किसके कारण से क्रिएट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो है क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, और होते भी हैं, आप लोग डेली लाइफ में देखे भी होगी इस चीज को। ठीक है, जैसे गर्मी के दिनों में जो रॉड्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स जो होते हैं उनमें एक्सपांशन होता है। तो मान लो आपके पास जो है 1 मीटर का मेटल का स्केल है, तो गर्मी में रहने के कारण हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा उसका लेंथ क्या हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो इतना ज्यादा। ठीक है, तो देखो भले ही इसमें बहुत छोटा सा चेंजेस हुआ है, बहुत छोटा सा लंबाई में इंक्रीज हुआ है, आपने थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें 50 बार रीडिंग करोगे, ठीक है, मतलब एक स्केल में जो है 1 मिलीमीटर गर्मी के दिनों में इसका लेंथ जो है बढ़ गया और 1 मिलीमीटर जो है 1 मीटर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसी स्केल से सोचो 50 बार रीडिंग लोगे तो 50 बार 1 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड होगा कि नहीं, और 50 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर उसकी रीडिंग बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये किसके कारण होता है, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो है होता है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
ठीक है, जैसे मान लो हमारी रीडिंग आनी चाहिए थी 90, लेकिन हमारी रीडिंग मान लो आ गई 90.01, तो इतना टॉलरेंस जो होता है वो चलता है, इतना को हम लोग मान लेते हैं कि ये 90 ही है। लेकिन अगर 90 के बजाय अगर ये 92 आ गया, तब हमारे लिए रीडिंग क्या है, खराब है। समझ में आ गया? तो एक एरर किसके कारण क्रिएट हो गया, इंस्ट्रूमेंट के कारण जो है क्रिएट हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट अभी करेक्ट है, लेकिन उससे जो मेजरमेंट हमको करना चाहिए था वो मेजरमेंट करने का तरीका हमारा गलत हो गया। ठीक है, हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि हमको रीडिंग लेना चाहिए था सुबह, सुबह सुबह हमको रीडिंग लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग शाम को रीडिंग ले रहे हैं, दोपहर में रीडिंग ले रहे हैं। तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या हो सकता है, उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, और फिर अगर इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस हो जाएंगे तो हम लोग अपना टेक्निक जो है वही वाला यूज करेंगे जो सुबह यूज करते थे, तो उस समय हमारी जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एक तरीके से आप पेंडुलम का नाम सुने हो, पेंडुलम जो होता है इस तरीके से एक रस्सी में लटका हुआ होता है। पेंडुलम जो है एक कंप्लीट अपने आप को घुमाने में, मतलब एक पेंडुलम का मेन पोजीशन यहाँ, इसको हमने डिस्टर्ब किया, ये यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापिस आया और वापिस आके यहाँ चलेगा और यहाँ से फिर वापिस आया, तो एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ। तो हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि जब हम लोग पेंडुलम को एक बार डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपना एक साइकिल जो है कितने टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करता है, तो हम लोग इसका टाइम इंटरवल टी जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो टी का जो फॉर्मूला जो होता है, टी का जो मेजरमेंट करने का हमारे पास जो टेक्निक होता है वो कैसा होता है, देखो ये रोप का लेंथ है, इस लेंथ को मान लेते हैं एल। उसके बाद हमारा टेक्निक क्या कहता है कि आप इस पेंडुलम को इतना छोटा डिस्प्लेस करो कि ये जो एंगल बने थीटा एंगल, ये थीटा एंगल क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा हो। और अगर ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा है तो ये सेंटर है, ये रेडियस है और ये आर्क है। तो आर्क, रेडियस और थीटा में एक रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो उससे हम लोग अपना टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन हमको कंडीशन क्या करना है कि इस थीटा को बहुत छोटा रखना है। कितना छोटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये हमारा टेक्निक का मेजरमेंट है। और अगर ये थीटा अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो इस थीटा के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं साइन थीटा। ये आगे जाकर आप पढ़ोगे कि जब कोई वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है तो उसके जगह पर हम लोग साइन थीटा, टेन थीटा यूज कर लेते हैं। तो हमारा टेक्निक क्या बोलता है कि इस थीटा को इतना छोटा करो जिससे आपको एंगल जो है 2 डिग्री 3 डिग्री से कम मिले, फिर आप टी का जो भी फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा अपॉन जी, उसमें आप वैल्यू को पुट कर दो। लेकिन जब हमने रीडिंग करना स्टार्ट की तो हमने थीटा को इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया कि ये यहां चलेगा और ये थीटा एंगल बढ़कर 1 डिग्री 2 डिग्री से मान लो बढ़कर हो गया 10 डिग्री हो गया। तो हमने क्या किया था, हमारा प्रोसीजर क्या था कि हमको थीटा को कितना रखना था, 1 डिग्री या 2 डिग्री रखना था और उससे हमको मेजरमेंट करना था। लेकिन हमने पेंडुलम को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि क्या हो गया कि उसका जो एंगल है वो 1 डिग्री से बड़ा होकर 10 गुना हो गया, मतलब 10 डिग्री हो गया। तो अब आप 10 डिग्री में जब आप मेजरमेंट करोगे तो क्या आपको रीडिंग सेम मिलेगी, आंसर है नहीं मिलेगी, आपको गलत रीडिंग मिलेगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर फॉल्ट किसमें है, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा जो टेक्निक है मेजरमेंट करने का उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको बोला गया था कि आप इस थीटा को 1 डिग्री 2 डिग्री या मैक्सिमम 3 डिग्री रखना, लेकिन हम लोग जब रीडिंग ले रहे थे, जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमने उसको 10 डिग्री कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमारे टेक्निक में क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसके कारण से भी एरर जो है क्या हो सकता है, जनरेट जो है हो सकता है। और इसके कारण जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा एरर जो होता है वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब देखो, अब हम जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग तो हम लोग खुद नहीं लेते हैं, किसी दूसरे आदमी से रीडिंग लेवाते हैं। ठीक है, हम तो बैठ कर उसको क्या करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। जैसे आपके स्कूल में जब आप प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में जाते हो तो क्या एक आपका जो टीचर होता है वो एक बार सबके सामने करके दिखा देता है, प्रोसीजर आपको बता देता है कि आपको पहले ये करना है, आपको पहले वो करना है, इसके बाद आपको ऐसी रीडिंग लेनी है, इसके बाद आपको ऐसी रीडिंग लेनी है करके। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोसीजर सबके लिए सेम रहता है, लेकिन तब भी इंस्ट्रूमेंट भी सही रहता है, लेकिन तब भी टेक्निक भी सही रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है जो रीडिंग्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मान लो
किसी चीज का जो रीडिंग है, मान लेते हैं किसी भी चीज का, वो रीडिंग आनी चाहिए थे 50 आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर भी सही था, सब चीज सही था, लेकिन दो लोगों की रीडिंग जो है 50 ही नहीं है, एक की 52 आ गई, एक की 49 आ गई, एक की 53 आ गई। क्यों ऐसा हुआ? तो यहाँ पर जो होता है बहुत सारे रीजंस उसके पीछे काम करते हैं। जैसे आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उस इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग प्रॉपर नहीं है, आपने रीडिंग लेते समय उसमें क्या किया, आपने केयरलेस किया, आपने इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद आपको स्केल में जो रीडिंग लेना था 50 यहाँ पर था, 50 का जो मार्किंग था यहाँ पे था, आप 50 को यहाँ से कहाँ कर रहे हो, यहाँ से आप अपने आंख से देख रहे हो। तो जब आप यहाँ से तिरछा होकर आप उस रीडिंग देखोगे तो क्या आपको 50 दिखेगा? नहीं, आपको 49 दिखेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर खड़ा हो जाएंगे और इधर से रीडिंग करके देखेंगे तो ये आपको 51 दिखेगा। लेकिन जो बच्चा इसी के एग्जैक्ट सीधे में खड़ा होकर देखेगा उसको रीडिंग क्या होगा, 50 दिखेगा। तो यहाँ पर रीडिंग को देखने में हमारे से क्या हो गई, गलती हो गई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालेक्स बोलते हैं। पैरालेक्स मतलब किसी एक चीज को दो अलग अलग लोकेशन से देखना। पहले बच्चे ने इस साइड से देखा, दूसरे बच्चे ने इस साइड से देखा। जब इस साइड से देखा तो 49 दिखा, इधर से देखा तो 51 दिखा, और एग्जैक्ट सीधा से देखा तो उसको क्या मिला, 50 मिला। तो यहाँ पर देखो तीन बच्चे हैं और तीनों ने स्केल को देखा, और स्केल को देखने के बाद तीनों की रीडिंग अलग अलग आ गई। ये एक पर्सनल एरर हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमको जो रीडिंग आनी थी वो मान लेते हैं कि कितना आना था, 512 आना था। मान लेते हैं किसी की रीडिंग आनी थी, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी जनरल एक्सपेरिमेंट, उसकी रीडिंग आनी थी 512। लेकिन जो रीडिंग ले रहा था उसने क्या किया, गलती से इस रीडिंग को लिख दिया 521। डिजिट्स वही है, देखो 512, यहाँ भी 512, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया डिजिट्स का, तो यहाँ पर देखो एरर क्रिएट हो गया कि नहीं। और ऐसी गलती कई बार हमसे होती है कि 512 की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 521। हमारी एंजाइटी या हमारा सिस्टम जो है उस समय प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, जिसके कारण से यहाँ पर रीडिंग जो है क्या होती है, अलग जो है आ जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्सनल एरर्स जो होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। प्रोसीजर को ध्यान से नहीं सुना होगा आपने, या फिर आपने रीडिंग लेने में जो है क्या कर दिया, अपने आंख को जो है एक आंख को बंद कर दिया आपने। अब कई लोग क्या करते हैं, रीडिंग लेते समय एक आंख को बंद करके रीडिंग लेते हैं। तो एक आंख को बंद करके रीडिंग लोगे तो आपको रीडिंग कुछ और दिखेगी, दूसरे आंख को जब बंद करोगे तो रीडिंग कुछ और दिखेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब है या ब्यूरेट है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड की स्पेशलिटी होती है कि वो जब भरा होता है तो वो ऐसा शेप में भरा होता है, इधर से ऐसा झुका हुआ होता है। तो जब आप इसको देखोगे ये इस तरीके से होता है, सेमी सर्कुलर टाइप से जो है होता है। तो कुछ बच्चे जो रीडिंग लेंगे वो कहाँ से लेंगे कि पानी तो यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ तक जो भी मार्किंग होगा उसको पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ तक है तो ये इस मार्किंग को ये पढ़ लेते हैं, जबकि एक्चुअल रीडिंग इसकी कहाँ तक है, ऊपर तक है। और ये गलतियां अक्सर होती हैं लैब में, जब पिपेट में आप किसी लिक्विड को सक करते हो और उसमें रीडिंग लिखते हो, उसमें स्केल लगा रहता है, ब्यूरेट में जो है स्केल रहते हैं, जैसे आपका नॉर्मल स्केल होता है ना, उसमें ब्यूरेट में भी जो है मार्किंग रहती है 1 2 3 4 करके। तो पानी का शेप या लिक्विड का शेप कैसा रहता है, जनरली इस शेप में रहता है। तो किसी बच्चे ने ब्यूरेट में देखा रीडिंग और कहां तक देखा, यहां तक की रीडिंग को देखी, लेकिन एक्चुअल पानी कहां तक भरा हुआ है भैया, यहां तक भरा हुआ है। तो रीडिंग लेने में भी फिर देखो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सनल एरर जो है इसमें आता है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि इनके एरर का कॉज हमको पता रहता है कि इस वजह से क्या हो गया है, इसमें जो है एरर आ गया है। और अगर हमको किसी चीज का कॉज पता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर का कॉज पता रहता है और इसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। और ये दो टाइप का होता है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इस रीडिंग में हमारी एक्चुअल रीडिंग कितनी थी, 50 थी, लेकिन एक बच्चे ने देखा इधर से देखा तो इसमें रीडिंग कितनी आ गई, 49, मतलब एक कम आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर बोलेंगे। इधर वाले बच्चे ने जब रीडिंग ली तो इसकी रीडिंग कितनी आ गई, 51 आ गई, मतलब ओरिजिनल से एक ज्यादा आ गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एरर। तो सिस्टमैटिक एरर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है, अगर एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रहा है तो वो पॉजिटिव में काउंट होता है, और ओरिजिनल वैल्यू से अगर कम दिखा रहा है तो किस में आता है, नेगेटिव में जो है आता है। और इसको हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, करेक्ट जो है कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, जीरो घिस चुका है, कि हमारे पास किसी किसी इंस्ट्रूमेंट का कोई पार्ट खराब
खराब हो चुका है, कि हमारे टेक्निक में प्रॉब्लम है, कि हमारे आंख में प्रॉब्लम है, जो भी एरर जो होता है उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट जो है कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिस्टमेटिक एरर। एक और यहाँ पर देखो टेक्निक में कैसे जो है प्रॉब्लम आती है। मान लो हमको ये 12th का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है और यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है। हमको दो लेंस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होता है। तो हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, इसके इस वाले सरफेस से इसके इस वाले सरफेस तक के बीच का डिस्टेंस जो है मेजर कर लेते हैं। जबकि जो फॉर्मूला जो होता है वो हमको ये बोलता है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है मेजर करो। तो देखो हमने कहां से उसके ऑप्टिकल सेंटर से दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर तक मेजर किया आंसर है नहीं, हमने तो सरफेस टू सरफेस मेजर किया। तो ये वैल्यू छोटी आएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निक में जो है आ गया। पर्सनल एरर में जो पर्सनल एरर जो होता है वो पर्सनल एरर जानबूझकर भी हो सकता है। जैसे जब आप मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने, तो दुकान वाले जो तराजू से जो वेट नापता है वो जबरदस्ती क्या करता है, चीजों को ऊपर से डालता है। मतलब एक साइड जो है 1 kg का वो रहेगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है एक हमारे पास रहता है ना, एक kg का रहता है और यहाँ से पकड़ने का रहता है, और दूसरे साइड जो है सब्जी डालता है। तो इधर 1 kg का जो पार्ट रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो जानबूझकर चीजों को ऊपर से ऐसा फेंक के डालते हैं, फेंक के नहीं मतलब गिराने टाइप से डालते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि ग्रेविटी के कारण ये जो चीजें नीचे चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है एरर किसके कारण है, पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर जरूरी नहीं है कि बाय मिस्टेक हो जाए, पर्सनल एरर हो सकता है जानबूझकर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे रीडिंग में क्या करेगा, प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर ही देता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखते हैं हम लोग रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होते हैं इनका कॉज हमको पता ही नहीं रहता है कि हमारे पास ऐसा क्या चीज हो गया या हमसे क्या ऐसी गलती हो गई जिसके कारण से हमारे ऑब्जर्वेशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसे सिस्टमेटिक एरर में हमको कॉज पता था और हम लोग उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर का जब हमको कॉज ही नहीं पता है, तो अब किसी चीज का कोई कॉज ही नहीं पता है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिर तो वो वही वाला काम हो जाएगा। कैसा काम, मतलब बीमारी आपको है सर्दी खांसी की और टेबलेट दे रहा है वो आपको सर दर्द की। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पेट में दर्द है और डॉक्टर आपको दे रहा है दांत का प्रॉब्लम है करके जो है टूथ प्रॉब्लम का दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये किस में आएगा, आपका रैंडम एरर में जो है आता है। ठीक है, तो रैंडम एरर किसी भी वजह से हो सकता है कि टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण हो जाए, हो सकता है प्रेशर में वेरिएशन के कारण हो जाए। सुबह आपने रीडिंग ली, सुबह जब आपने रीडिंग ली तो कुछ और रीडिंग मिली, दोपहर को जब आपने रीडिंग ली कुछ और मिली। तो ऐसा क्या चीज चेंज हो गया सुबह से लेकर दोपहर के बीच में, तो आंसर है टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया। और टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एरर होते हैं क्या कहलाते हैं, ये रैंडम एरर्स जो है ये कहलाते हैं। समझ में आ गया। और रैंडम एरर का कॉज जब हमको नहीं पता है तो हम लोग इसका क्या एक्यूरेट सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है हम लोग करते हैं। और इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से करते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन लिया, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन का रीडिंग जो है हमने 100 बार जो है रीडिंग ली, किसी एक्सपेरिमेंट का हमने 100 बार रीडिंग लिया। 100 बार में से हमको जो है 60% या 70% जो है ऐसा रीडिंग मिला जो कि लगभग लगभग क्या था, बराबर था। मतलब जैसे हमारा रीडिंग आना चाहिए था 100, मतलब 100 बार ऑब्जर्वेशन लिया तो हमारी रीडिंग जो 100 नहीं करते, कुछ और करते हैं। मतलब किसी चीज का एक्सपेरिमेंट का हमने 100 बार रीडिंग लिया और हमारा जो ट्रू वैल्यू बोलता है कि हमारी ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो जब हमने 100 बार रीडिंग लिया तो 100 में से 70 बार या 60 बार ऐसा था कि वो वैल्यू कितनी आ गई थी, 19.99 जो है आई है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 19.99 मतलब ये कितना है, 20 के बराबर है। और ये रीडिंग का जो ऑब्जर्वेशन है ये कितना है, 20 है। तो रैंडम एरर को दूर करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं होता, हम लोग कई बार रीडिंग लेते हैं और कई बार रीडिंग लेने के बाद उसको नोट डाउन करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई रहती है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक्यूरेट है।
और हम लोग यह मान लेते हैं कि इसमें रैंडम एरर को हमने क्या कर दिया है, सॉर्ट आउट जो है हमने कर दिया है करके। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो रैंडम एरर है ये जरूरी नहीं है कि कोई एकदम जो है एक्यूरेट, मतलब 20 साल से जो काम कर रहा है वो बंदा करेगा तब भी उसमें रीडिंग में एक्सपेरिमेंट मतलब प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि रैंडम एरर के पीछे कोई कारण जो है नहीं होता। अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो 20 साल से एक ही काम कर रहा है रीडिंग लेने का उससे गलती नहीं हो सकती, उससे भी गलती हो सकती है, क्योंकि ये तो रैंडम एरर है। और रैंडम एरर का ना तो वो पर्सन कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हो, अनप्रिडिक्टेबल है ये सब के सब। तो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट भी अगर रीडिंग ले रहा है तो उसकी रीडिंग जो है गलत नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक्सपर्ट भले 20 साल से वही काम कर रहा है रीडिंग लेने का, लेकिन उसके रीडिंग में तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये था एरर्स और उसके टाइप्स। तो वापिस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एरर क्या होता है, किसी भी चीज का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ट्रू वैल्यू से वो वैल्यू कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप इसमें, इसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस किया था, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा नजदीक है। जो ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा नजदीक होगा उसको हम लोग बोलेंगे वो उतना ही एक्यूरेट है। और प्रिसीजन क्या होता है, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन कितना ज्यादा दूर तक हमने किया है डेसिमल के बाद, या कितनी छोटी वैल्यू तक हमने उसका मेजरमेंट किया है, वो कहलाता है हमारा प्रिसीजन कहलाता है। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास थे, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का कॉज हमको पता रहता है, इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद हमने दूसरा देखा था रैंडम एरर। रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जिसका कॉज ही हमको नहीं पता रहता है, तो हम लोग इसको करेक्ट जो है नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी बहुत जो है मैथमेटिक्स यूज करके, प्रोबेबिलिटी वगैरह यूज करके इस एरर को जो है हम लोग क्या करते हैं, मतलब सॉल्व करने की कोशिश जो है करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट और एरर, और फिर एरर्स में ऑपरेशन जो है हम लोग कैसे लगाते हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, एरर आपको समझ में नहीं आया होगा, so you can contact me, I will definitely answer you। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।